हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फिजिक्स का, जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस, ये धारा जो हमारे पास विद्युत धारा का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और आपके द हेड प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट और पीएटी एग्ज़ाम में यहाँ से फिजिक्स के कई क्वेश्चन बन करके आते हैं। और गाइस, हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। केवल यही क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो गाइस, आपका सिलेक्शन होने के कई गुना चांस बढ़ जाएंगे। तो इन वीडियो कि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ जाकर के ज्वाइन हो जाइए। आपको इन वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। जो इन वीडियोस में आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे वहाँ पर उनको आपका सॉल्व वहाँ पर दिया जाएगा। तो गाइज, यदि आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। तो गाइज, पहला हमारा क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक करंट का, तो कि चालकों के जाल नेटवर्क में धारा प्रवाहित संबंधित समस्याओं को समझने के लिए किसने कौन से नियम दिए थे। तो ऑप्शन है ओम का नियम, किरचॉफ के नियमों का, या जूल के नियमों का, या फेराडे के नियमों का उपयोग किया जाता है। तो गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह है किरचॉफ के नियम, जो चालकों की जाल यानी उसके नेटवर्क में धारा के प्रवाह की जो संबंधित समस्याएं हैं उनको समझने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया है। तो गाइस, ये दोनों नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उन नियमों से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युतीय परिपथ के किस बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो इसका यहाँ पर आंसर हमारे पास शून्य होगा, जबकि पास हमारे जो अदर ऑप्शन है शून्य, धन, अनंत, ऋणात्मक या धनात्मक। तो गाइस, जो विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह होता है शून्य। और ये किरचॉफ का प्रथम नियम है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम भी है गाइस। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो किरचॉफ का नियम ही आमतौर पर माना जाता है। उसके अलावा उसके आवाज़ जो होते हैं, प्रतिरोध होते हैं और विभव, जो इसके अलावा या इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो किरचॉफ का नियम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन करके आते हैं और कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं इससे बनकर बने हुए। वो आते हैं आपके व्हीटस्टोन सेतु या किरचॉफ के नियमों पर जो प्रश्न आधारित होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आते हैं। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु का या व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसका उपयोग कहाँ होता है। सिर्फ उच्च प्रतिरोधों के मापन में या सिर्फ प्रतिरोध के मापन में, उच्च तथा अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, या विभवांतर के मापन में। तो गाइस, जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका प्रयोग जो है कि उच्च तथा अल्प दोनों ही प्रकार के प्रतिरोधों के मापन में किया जाता है। और ये किरचॉफ के नियमों पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से प्रतिरोध का मापन किया जाता है। और इसका सूत्र भी देखिए हम, तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन आर। तो ये इसका जो सूत्र है गाइस, इससे भी कई क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकते हैं। इससे अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जो कि मीटर सेतु का है, तो वह भी जो इस व्हीटस्टोन सेतु से ही मिलकर बना होता है। तो बहुत से क्वेश्चन मिलकर बने होते हैं गाइस इस किरचॉफ के नियम पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर, ऑप्शन हमारे पास शून्य धारा बहती है, अनंत धारा बहती है, धारा का बहना गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यह इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, ये हमारा है कि शून्य धारा प्रवाहित होती है जब व्हीटस्टोन ब्रिज में से जब संतुलन की स्थिति में रहता है तो उसमें गैल्वेनोमीटर में से शून्य धारा प्रवाहित होती है। ये भी गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ही माध्यम से हम प्रतिरोध की गणना इसमें व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध की गणना करते हैं। इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल किसके माध्यम से मापा जाता है। ऑप्शन है वोल्टमीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या विभव मापी से। तो गाइस, ये है वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर की सहायता से जो है वो विद्युत
वाहक बल मापा जाता है, जबकि अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है और विभव मापी की सहायता से विभव बेसिकली मापा जाता है। तो इससे भी बहुत तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा, वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल और विभव मापी की सहायता से या गैल्वेनोमीटर की सहायता से जो आपका विभव मापा जाता है। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर जर्मेनियम का जो क्या होता है, तो ये टुकड़ा अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है या टुकड़ा सुचालक हो जाता है या जर्मेनियम का टुकड़ा कुचालक हो जाता है या जर्मेनियम की चालकता अधिकतम हो जाती है। तो गाइस जो 0 डिग्री केल्सियस जो केल्विन टेम्परेचर पर जो होता है ये इसकी जर्मेनियम की चालकता अधिक हो जाती है, क्योंकि जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है और इसकी जो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर जो है इसका चालकता यानी कंडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा यानी हाई हो जाती है। इसके बाद किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः क्या दिखाते हैं? ऑप्शन है रैखिक संवेग और क्या कोणीय संवेग, आवेश और ऊर्जा, संहति और ऊर्जा, आवेश और रैखिक संवेग। तो गाइस जो किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम जो दर्शाता है आवेग और ऊर्जा, तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो प्रथम में आवेश संरक्षित रहता है, दूसरे में ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? तो जो अर्धचालक है जर्मेनियम, इसका ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध जो गाइस है घटता है, जबकि तांबा है, एल्यूमिनियम है और टंगस्टन जो अन्य धातु हैं इनका तापमान जो है अगर बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी तार को खींचकर यदि 2 गुना कर दिया जाए उसकी लंबाई को तो उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा? ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास 3 गुना या 4 गुना। तो यहाँ पर होगा 4 गुना कि जैसे कि यदि हम किसी तार को खींचकर यदि उसकी लंबाई को हम 2 गुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। यहाँ से गाइस कई न्यूमेरिकल्स बनकर आते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल कि तार की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यदि उसको खींचकर के 4 सेंटीमीटर कर दिया गया है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध जो पहले दिया होता है कि पहला प्रतिरोध 2 है तो दूसरा प्रतिरोध इसका अगर लंबाई उसकी डबल कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध सीधा 4 गुना हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है हमारे पास कि ध्रुवों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, प्लेटों के द्रव्य में डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः सभी कथन सत्य हैं। तो गाइस जो सभी जो दिए हुए हैं तीनों कथन ये सभी सत्य हैं, क्योंकि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके ध्रुवों के बीच की दूरी के सीधे समानुपाती होता है और विद्युत अपघट्य की सांद्रता के भी सीधे समानुपाती होता है और प्लेटों के द्रव्य में डूबे क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। तो जब ये गाइस कुछ क्वेश्चन नहीं है, हमने जो 1 लाइनर सेलेक्ट किए हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पूछ लेते हैं कि श्रेणी क्रम, तो यहाँ पर अगर हम श्रेणी क्रम का अगर याद कर रहे हैं हम तो हमको समांतर क्रम ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समांतर क्रम श्रेणी क्रम का जस्ट अपोजिट है, यानी जस्ट इसका उल्टा है। तो जब प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनमें प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होगी और प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यानी कि ये हम देख सकते हैं कि R का जो मान होगा यानी कुल प्रतिरोध का मान जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि जो समांतर क्रम की हम बात करें तो उसमें जो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा हमारा समांतर क्रम, जबकि ऊपर वाला हमारा श्रेणी क्रम का था प्रतिरोधों के योग में। इसके बाद किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसके प्रतिरोध के समानुपाती होगा। यानी कि गाइस जिस प्रकार हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका विभव भी यानी उसका विभवांतर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि मीटर सेतु जो होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और व्हीटस्टोन सेतु जो है कि किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है। तो गाइज आई होप दैट आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई अपडेट रहे MPPB से जुड़ी हुई, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।